DSSB TGT SST की जो PYQ सीरीज़ है उसकी ये क्लास 5th है। अगर आपने इससे पहले होने वाली क्लासेस को नहीं देखा है तो आप उन क्लासेस को मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर पर जाकर के देख सकते हैं। अगर आपको डायरेक्टली देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में उन सभी क्लासेस की लिंक आपको अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम इस सीरीज़ में ना केवल टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं और हालांकि हम उन चीज़ों को भी लेकर के चलते हैं जो टॉपिक्स से बने हुए जो क्वेश्चंस बनते हैं, यानी कि जो क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं अब तक और उस टॉपिक्स के आसपास की जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है या उसके आसपास के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उन सभी को हम कवर करते हैं। आप यकीन मानिए, एक बार क्लास को देखिए, एक कोई भी क्लास उठा करके देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। हो सकता है कि पहली और दूसरी क्लास आपको इतनी अच्छी नहीं लगे, लेकिन आप देखोगे ना बाद की जो क्लासेस हुई हैं, तीसरी चौथी पांचवी क्लास जो हुई हैं बहुत अच्छी हैं। अब देखिए, ये आज हमारी 5th क्लास है। आज मैं किन टॉपिक्स को कवर करने वाला हूँ, ये हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कई बार पूछा जा चुका है कि अमेरिका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्यों शामिल हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर में क्यों शामिल हुआ। ठीक है, उसके बाद हम सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये कई बार यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। पूरा कंप्लीट हमने यहाँ पर कवर किया है और इससे जुड़े हुए जो भी क्वेश्चन होते हैं उन सभी को कवर किया है। यहाँ पर लगभग 10 एक क्वेश्चन लिए हमने यहाँ पर सविनय विज्ञान आंदोलन से जुड़े हुए। एक स्टेटमेंट है, शांति भूमि और रोटी का नारा किसने दिया था। ये कई बार स्टेटमेंट पूछी गई है, किसके द्वारा दी गई है, किस समय पर दी गई थी, उन सभी चीज़ को जानेंगे। ठीक है। उसके बाद हम देखें तो इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन भी हैं, लगभग 7-8 क्वेश्चन हमने लिए हैं। उसके बाद एक न्यूरेमबर्ग कानून है जिसके बारे में हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानेंगे। अच्छा, मैं केवल इन क्वेश्चंस को ही डिस्कस नहीं करूंगा, कहाँ कहाँ से यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दी गई है ना उनसे रिलेटेड कहाँ कहाँ पर क्वेश्चंस बन सकते हैं उन चीज़ों को भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने वीडियो को। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से ना एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है ना तो वीडियोस को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो हमारे आने वाले अपडेट्स हैं उनको आप आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा, अमेरिका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्यों शामिल हुआ था, कब शामिल हुआ था, इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानते हैं। देखिए, आप सभी को पता है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था 1914 से लेकर के 1918 के बीच में चला था। कब चला था? 1914 से लेकर 1918 के बीच में चला था। 4 साल तक का ये युद्ध था। लेकिन जो अमेरिका था इसमें 3 साल बाद 6 अप्रैल 1917 को शामिल हुआ था। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है डेट से रिलेटेड। 6 अप्रैल 1917 को अमेरिका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में शामिल हुआ था। इसके पीछे के कुछ कारण थे, वो कारण क्या थे ये जानते हैं। हुआ क्या था, एक जर्मन की पनडुब्बी नीति यानी कि अनरेस्ट्रिक्टेड सबमरीन वॉरफेयर, इसको जानते हैं है क्या। जर्मनी ने अटलांटिक महासागर में बिना किसी चेतावनी के जहाज़ों को डुबोना शुरू कर दिया था। अब ये जहाज कौन से थे जिनको डुबोना शुरू कर दिया था जर्मनी ने? देखिए, अब पहले बेस बनाते हैं। होता क्या है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जो पूरा विश्व था वो 2 खेमों में बट गया था। एक तरफ थे मित्र राष्ट्र और दूसरी तरफ थे धुरी राष्ट्र। ठीक है, या जिन्हें केंद्रीय शक्तियां भी बोल देते हैं। ठीक, अब हुआ क्या था, ब्रिटेन जो मित्र राष्ट्र थे, मित्र राष्ट्रों के अंदर ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और अन्य देश भी शामिल थे। वहीं पर बात करें हम धुरी राष्ट्रों की या केंद्रीय शक्तियों की, तो उनमें जर्मनी, बोलकर ही बता रहा हूँ, एक सेकंड लिख भी देता हूँ। जो हमारे मित्र राष्ट्र थे, मित्र राष्ट्रों के अंदर ब्रिटेन, अ, ब्रिटेन, रूस और फ्रांस, ये मेन थे। बाकी और भी थे जो इनके सपोर्ट में थे। ठीक है, वहीं पर हम बात करें, एक सेकंड, हाँ ये देखिए, और जो केंद्रीय शक्तियां थी, केंद्रीय शक्तियां यानी कि धुरी शक्तियां जिन्हें बोल दिया जाता है, उनके साथ साथ कौन था? जर्मनी जो मेन था। ठीक है, और तुर्की, ठीक है, और
जो कि ओटोमन साम्राज्य ही था इसमें, ठीक है। और ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर भी इसी में था, केंद्रीय शक्तियों के साथ था। और वहीं पर इटली की अगर हम बात करें तो इटली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान केंद्रीय शक्तियों की तरफ से लड़ रहा था। ये यहाँ से चीज़ें पूछी जाती है कि इटली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान किसकी तरफ से लड़ा था, तो केंद्रीय शक्तियों की तरफ से, यानी कि जर्मनी के साथ था इटली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान, ठीक है। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ये किसकी तरफ आ जाता है, नहीं सॉरी, हाँ स्टार्टिंग में तो ये इन्हीं के साथ था, लेकिन बाद में होता क्या है, मित्र राष्ट्रों की तरफ से शामिल हो जाता है इटली, ठीक है। ये थोड़ा मुझे कन्फ्यूजन हो गया था। इटली शुरू में तो किसके साथ था, केंद्रीय शक्तियों के साथ, लेकिन बाद में होता क्या है, ये मित्र राष्ट्रों की तरफ शामिल हो जाता है। कौन, इटली की अगर हम बात करें, ठीक है। तो जब पूरा विश्व जब ये दो खेमों में बट गया था, तो जर्मनी ने अटलांटिक महासागर वाले रीजन में, किसने, जर्मनी ने अटलांटिक महासागर वाले रीजन में बिना किसी चेतावनी के जो मित्र राष्ट्र थे उनके जहाज़ों को डुबोना शुरू कर दिया था, ठीक है। अब होता क्या है, 1915 में जर्मनी ने लूसीतानिया नामक एक ब्रिटिश जहाज को डुबो दिया, जिसमें 128 अमेरिकी नागरिक मारे गए, जिससे अमेरिका में भारी गुस्सा फैल गया था, ठीक है। 1915 में एक जहाज था जिसका नाम क्या था, लूसीतानिया। इस जहाज का नाम भी डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि अमेरिका जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में शामिल हुआ था तो किस जहाज को डुबोया गया था, या तात्कालिक कारण क्या था, यह भी पूछा जाता है कि अमेरिका का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में शामिल होने का तात्कालिक कारण क्या था, ठीक है। वैसे तो उसके पीछे काफी सारे कारण थे, लेकिन जो तात्कालिक कारण था वो ये था कि जर्मनी ने लूसीतानिया नामक जो जहाज था, जो एक ब्रिटेन का जहाज था, जिसमें 128 अमेरिकी नागरिक शामिल थे, उसको डुबो दिया था, जिसमें वो 128 जो अमेरिकी नागरिक थे वो भी मारे गए थे, जिसकी वजह से अमेरिका गुस्सा हो गया था, और उस अमेरिका किसकी तरफ से शामिल हो गया था फिर, मित्र राष्ट्रों की तरफ से, जिसमें कौन कौन थे, ब्रिटेन, रूस और फ्रांस, ठीक है। आर्थिक कारण क्या था, आर्थिक कारण की वहीं पर अगर हम बात करें तो आर्थिक कारण ये था कि अमेरिका ने मित्र राष्ट्रों ब्रिटेन और फ्रांस को भारी कर्जा दिया था। उसे डर था कि अगर वे हार गए तो उसका पैसा भी डूब जाएगा। ये इकोनॉमिकल रीजन था जिसकी वजह से अमेरिका मित्र राष्ट्रों की तरफ से लड़ा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जर्मनी के खिलाफ, ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, कई बार बन चुके हैं। 2021 में भी बना था, 2018 में भी बना था, और 2025 में भी कई शिफ्ट में पूछा गया है ये क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में शामिल होने का रीजन बता दिया हमने, कब हुआ था, क्यों हुआ था, ठीक है। उसके बाद हम बात करें अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्यों शामिल हुआ था, कैसे शामिल हुआ था, इसके बारे में जान लेते हैं। इसके बारे में भी बताएं तो इसके पीछे का जो बैकग्राउंड रहा था, अमेरिका जब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था 1939 से लेकर के 1945 तक, कब तक, 1939 से लेकर के 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला था। इसमें भी जो पूरा विश्व था वो दो खेमों में बट गया था, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। वही धुरी राष्ट्र की बात करें तो धुरी राष्ट्र का जो नेतृत्व कर रहा था वो जर्मनी था, और उनके साथ इटली और जापान, कौन कौन, इटली और जापान, जर्मनी, इटली और जापान केंद्रीय शक्तियां थी, ठीक है। वहीं पर हम बात करें दूसरे खेमे की जिसे मित्र राष्ट्र कहा जाता है, उसमें ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, अमेरिका, ये मेन कंट्रीज थी जो शामिल थी, ठीक है। अब जब ये दोनों खेमे आपस में लड़े तो मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर बना था। अब क्यों हुआ था, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो अमेरिका शामिल हुआ था मित्र राष्ट्रों की तरफ से, वो क्यों हुआ था, इसके बारे में जानते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 1939 में शुरू हुआ था, लेकिन अमेरिका 8 दिसंबर 1941 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल हुआ था। ये डायरेक्ट डेट भी पूछी जाती है कि अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कब शामिल हुआ था, तो कब बताओगे आप, 8 दिसंबर 1941 को। इसके पीछे का रीज़न ये था कि 7 दिसंबर 1941 को, यानी कि इससे एक दिन पहले, जापान ने हवाई स्थित अमेरिकी नौसैनिक अड्डे जो पर्ल हार्बर पर था उस पर अचानक हवाई हमला कर दिया था। 7 दिसंबर 1941 को जापान ने हवाई द्वीप पर स्थित अमेरिका का एक नौसैनिक अड्डा था पर्ल हार्बर पर, जिस पर उसने अचानक हमला कर दिया, और इस हमले में लगभग 2400 सैनिक अमेरिका के मारे गए और उसके कई युद्धपोत भी नष्ट हो गए थे, जिसकी वजह से अमेरिका गुस्सा हुआ और जापान के खिलाफ उसने युद्ध की घोषणा कर दी। इस हमले के अगले ही दिन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने जापान के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी थी।
उस समय पर अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे उनका नाम क्या था? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे देखते हैं, जर्मनी और इटली का प्रवेश। जर्मनी और इटली का प्रवेश हुआ क्या? जापान के साथ त्रिपक्षीय संधि होने के कारण। भाई, जर्मनी और इटली का प्रवेश इसलिए हुआ था क्योंकि मैंने बताया ना कि दो खेमों में बट गया था, जर्मनी, इटली, जापान। और क्योंकि जर्मनी, इटली और जापान के बीच एक ट्रीपार्टाइट पैक्ट हुआ था, जिसकी वजह से ये चीज़ें थी, अगर कोई जर्मनी पर हमला करता है, यानी कि इनमें से किसी भी देश पर, अगर किसी एक देश पर भी हमला करता है, तो बाकी के जो अन्य दो देश होंगे वो उस देश के खिलाफ खड़े हो जाएंगे जो उस पर हमला करेगा। ठीक है ना? तो ये ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल या ट्रीपार्टाइट एक्ट पैक्ट होने के चलते हुए जो जर्मनी और इटली के द्वारा भी अमेरिका के विरुद्ध युद्ध का मतलब युद्ध की घोषणा कर दी गई थी। ठीक है, इटली ने भी अमेरिका के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया और इस तरह अमेरिका पूरी तरीके से सेकेंड वर्ल्ड वॉर का हिस्सा बन गया था। ठीक है, याद रहेगा। जापान के द्वारा हवाई द्वीप पर स्थित अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर हमला किया गया था, पर्ल हार्बर पर, जिसकी वजह से अमेरिका शामिल होता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। कब हुआ था? 8 दिसंबर 1941 को। ये चीज़ मेन याद रखिएगा। ठीक है, ये उसके बाद हम बात करें, हाँ, अब देख लेते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन को, जो 1930 से लेकर 1934 के बीच में चला था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। क्वेश्चन भी देखेंगे हम इससे जुड़े हुए, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं अलग अलग तरीके से, घुमा फिरा करके पूछ लेता है कहाँ कहाँ से, तो उनको भी देखेंगे। पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, इस आंदोलन का परिचय क्या हुआ था। ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, जिसे इंग्लिश में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कहा जाता है, ये 1930 से लेकर के 1934 तक चला था। अगर हम ईयर की बात करें, इसकी एग्जैक्ट डेट की बात करें तो ये 12 मार्च 1930 से स्टार्ट माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये दांडी मार्च, इस दिन से महात्मा गांधी जी के द्वारा दांडी मार्च की शुरुआत की गई थी। गुजरात के साबरमती आश्रम से, अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से इन्होंने ये दांडी मार्च स्टार्ट किया था, जिस दिन से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, वैसे तो आपसे डायरेक्टली तो ईयर ही पूछेगा, डेट नहीं पूछेगा। अगर डेट पूछेगा तो आपसे दांडी मार्च कब से शुरू हुआ था ये मेंशन करेगा वहाँ पर। ठीक है, इसका नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने किया था। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश सरकार के दमनकारी कानूनों का उल्लंघन करना और पूर्ण स्वराज की दिशा में कदम बढ़ाना, ये इसके उद्देश्य थे। ठीक है, इसके पीछे के कारण कुछ अलग भी थे, ऐसा नहीं था कि उन्होंने डायरेक्ट ही मतलब ये आंदोलन छेड़ दिया था, उसके पीछे कारण थे, अलग अलग कारण थे, उनको जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन के पीछे के कारणों में से एक प्रमुख कारण था नमक कानून। भाई, आप सभी को पता है कि नमक क्या है? हमारी एक बुनियादी चीज़ है। ठीक है, एक बेसिक चीज़ है और जिसका हम डेली यूज़ करते हैं। उस समय पर भी ये डेली यूज़ होती थी। हुआ क्या था उस समय पर? अंग्रेज़ों के द्वारा, यानी कि ब्रिटिशों के द्वारा एक सॉल्ट एक्ट बनाया गया, जिसके माध्यम से क्या गया, जिसके थ्रू सॉल्ट पर भी टैक्स लगाने की बात कही गई थी, जिसकी वजह से गांधी जी बहुत ज़्यादा रुष्ट हो गए थे, यानी कि नाराज़ हो गए थे, क्योंकि ये हमारी बेसिक चीज़ थी और डेली यूज़ होने वाली थी, जिसकी वजह से इसके दाम बढ़ने वाले थे। और जब दाम बढ़ने वाले थे तो हर भारतीय की इनकम पर इफेक्ट पड़ता, जिसकी वजह से उन्होंने नमक कानून के खिलाफ ये आंदोलन खड़ा किया था। ठीक है, तो ये नमक पर सरकारी एकाधिकार और भारी कर जो हर भारतीय को प्रभावित करता था, ये इस एक्ट के खिलाफ मतलब इसके पीछे के कारण तो सॉल्ट एक्ट हो गया। उसके बाद हम बात करें साइमन कमीशन की, तो साइमन कमीशन की बात करें तो साइमन कमीशन जो था वो भारतीय संवैधानिक सुधारों के लिए या भारतीय संवैधानिक सुधारों के लिए एक सुझाव था। ठीक है, जो 3 फरवरी 1928 को आया था। कब आया था? याद रखेगा, ये डेट भी पूछी जाती है। 3 फैब 1928 को ये भारत में आया था। और जब ये आया था तो साइमन गो बैक के जो नारे थे इस कमीशन के आने के समय पर ही लगाए गए थे। ठीक है, ये पूछा जाता है आपसे। एक चीज़ और है, ये जो साइमन कमीशन जो था ये विफल हो गया था, यानी कि असफल रहा था। क्यों असफल रहा था? अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा, क्योंकि मुझे याद आ रहा है, जो साइमन कमीशन आया था वो भारत सरकार अधिनियम 1919 के जो प्रावधान दिए गए थे उसके अंदर उनकी समीक्षा करने के लिए, यानी कि उनकी जांच पड़ताल करने के लिए ये साइमन कमीशन भेजा गया था। ठीक है, तो साइमन कमीशन ये असफल रहा था। असफल इसलिए रहा था क्योंकि इस सब कमीशन में जो सदस्य थे वो एक भी भारतीय नहीं था, सब के सब अंग्रेज ही थे, जिसकी वजह से भारतीय जो लोग थे वो इस कमीशन को
एक्सेप्ट नहीं कर पाए और ये असफल रहा था। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो पूर्ण स्वराज का लक्ष्य 1929 के लाहौर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, लाहौर में 1929 का, जो बहुत इंपॉर्टेंट अधिवेशन है। इसके बारे में भी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट हैं जो यहाँ से डायरेक्टली पूछे जाते हैं उसके बारे में। तो इसका ये भी एक लक्ष्य था, क्योंकि 1929 में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, और वहीं पर बात करें तो एक एक कारण ये था कि गांधी जी के द्वारा जो उस समय पर वॉयसरॉय था, जिसका नाम लॉर्ड इरविन था, उन्होंने 11 मांगे रखी थी, जिनको वॉयसरॉय ने ठुकरा दिया था। ठीक है, हाँ, कुछ टाइमलाइंस है, जैसे दांडी मार्च जो था वो 12 मार्च 1930 से शुरू हुआ था और 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी के द्वारा दांडी नामक स्थान पर पहुंचकर नमक बना करके उस नमक कानून को तोड़ा गया था, और तभी से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। गांधी जी ने दांडी मार्च के दौरान 385 किलोमीटर की पैदल यात्रा की थी। कहाँ से? गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक की। ठीक है, कितने किलोमीटर? 385 किलोमीटर की। इनके साथ जो अनुयायी चले थे, 78 अनुयायी थे इनके दांडी मार्च के समय पर, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब हुआ क्या था, इसका प्रसार कैसे हुआ? इस आंदोलन का पूरे भारत के अंदर अलग अलग तरीके से अपने अपने हिसाब से मतलब निकाला था जनता ने। हुआ क्या था, कुछ लोगों ने, जैसे जो जमींदार लोगों से परेशान थे, जो भारी भारी कर लगा देते थे भारतीयों पर, उन्होंने कर देना बंद कर दिया। ठीक है, औरतों ने दुकानों पर, शराब की दुकानों पर हड़तालें करना, मतलब सॉरी, धरना देना स्टार्ट कर दिया था। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें जिनको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या लिखा है स्क्रीन पर। यह आंदोलन पूरे देश में फैला। तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी ने भी एक इसी तरीके की एक नमक यात्रा की थी, वेदरायण नमक यात्रा जिसे बोला जाता है, और केरल में के कलप्पन ने भी। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। हाँ, खुदाई खिदमतगार आंदोलन, ये इसी आंदोलन के दौरान, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही उत्तर पश्चिमी सीमा में, जैसे भारत है, उत्तर पश्चिमी सीमा में खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें लाल कुर्ती दल के नाम से भी जाना जाता है, एक अहिंसक विरोध प्रदर्शन किया था। जैसे ये भारत है, ठीक है, सपोज कीजिए ये जो उत्तर पश्चिम वाला जो रीजन है, यहाँ पर ये खुदाई खिदमतगार नाम से आंदोलन चलाया गया था, जिसका नेतृत्व किया था किसने? खान अब्दुल गफ्फार खान ने। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सही, अब ये हो गया। हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा, जो खुदाई खिदमतगार आंदोलन के सदस्य हैं, उन्हें लाल कुर्ती दल के नाम से भी जाना जाता है। सही, उसके बाद हम बात करें, दर्शाना सत्याग्रह भी इसी आंदोलन के दौरान ही की गई एक्टिविटी थी, जो सरोजनी नायडू और मणिलाल जी, जो गांधी जी के पुत्र थे, उनके द्वारा नमक कारखाने पर धावा बोला गया था, जो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इसी आंदोलन के दौरान ही की गई एक्टिविटी थी। इस आंदोलन की कुछ विशेषताएं हैं। इस आंदोलन के दौरान महिलाओं की बड़ी भूमिका रही थी। इस आंदोलन के दौरान बड़ी संख्या में महिलाओं ने पहली बार घर से निकलकर शराब और विदेशी कपड़ों की दुकानों पर धरना दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट स्टेटमेंट बनती है कि ऐसा कौन सा आंदोलन था जिसके दौरान महिलाओं ने घर से निकलकर शराब और विदेशी कपड़ों की दुकानों पर धरना दिया था। तो आपका आंसर सविनय अवज्ञा आंदोलन होगा। ठीक है, करबंदी, जैसे कि मैंने बताया ना कि इस आंदोलन का अलग अलग रीजन में, भारतीय क्षेत्र में, अलग अलग भारतीय क्षेत्र में अपने हिसाब से इसका मतलब निकाला गया था। जैसे यहाँ पर देखोगे, करबंदी, किसानों ने लगान और भू राजस्व देने से मना कर दिया। बहिष्कार, विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया। सरकारी नौकरियां त्याग दी गई। ठीक है, जो लोग, जो भारतीय सरकारी नौकरियों में थे, उन्होंने अपनी अपनी सरकारी नौकरी त्याग दी थी। ठीक है, उसके बाद कंक्लूजन क्या निकल करके आया, हुआ क्या था, गांधी इरविन समझौता होता है 5 मार्च 1931 को। कब? 5 मार्च 1931 को इन दोनों के बीच में, मतलब महात्मा गांधी जी और वायसरॉय लॉर्ड इरविन के बीच में सहमति हुई थी, मतलब बातचीत करने के लिए। ठीक है, कि आगे क्या करना है इस आंदोलन को लेकर के। जब इन्होंने आंदोलन छेड़ दिया था गांधी जी ने, तो उसके बाद होता क्या है, इस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था गांधी जी के द्वारा 5 मार्च 1931 को। और इसमें सहमति बनी थी कि जो गांधी जी हैं वो गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेंगे। आपको पता है 1930, 31 और 32 ये 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। इन गोलमेज सम्मेलन में से पहले गोलमेज सम्मेलन में तो कांग्रेस शामिल नहीं हुई थी, लेकिन सेकंड गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी जी शामिल हुए थे। वो इसी समय की बात है।
देखिए, गोलमेज सम्मेलन की अगर हम बात करें तो गोलमेज सम्मेलन के लिए जो जितनी भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है या कहाँ-कहाँ से इससे क्वेश्चन बनते हैं, मैंने पिछली वीडियोस में मैंने कवर किया है। बहुत अच्छी वीडियो है, देखिए जा कर के आप समझ आ जाएगा। ठीक है, चलिए मतलब टॉपिक पर लौटते हैं। इस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया कब? 5 मार्च 1931 को। इसी दिन गांधी इरविन समझौता होता है। ठीक है, और इसी समझौते की बातचीत के बाद गांधी जी सेकंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए राजी हुए थे। सही है ना? ठीक है, अब सेकंड गोलमेज सम्मेलन में हुई जो बातचीत थी इन दोनों के बीच, इस बातचीत का कोई परिणाम नहीं निकल कर के आया। क्यों नहीं निकल कर के आया? क्योंकि उसके पीछे के कई सारे रीज़न थे। उन रीज़न में से एक मुख्य रीज़न ये था कि गांधी जी को कांग्रेस के द्वारा इस तरीके से वहाँ पर पेश किया गया था कि मतलब उन गोलमेज सम्मेलन में कि जो गांधी जी हैं वो पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये कह कर के संबोधित किया गया था। लेकिन था क्या, वो उस समय पर इस चीज़ से कई लोग सहमत नहीं थे। जैसे देशी रियासतें जो थी अलग-अलग, वो सहमत नहीं थे। वहीं पर बात करें दलितों के जो प्रमुख नेता थे जिनमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, वो इस बात से सहमत नहीं थे। और वहीं पर एक अखिल भारतीय मुस्लिम लीग जो थी वो भी इस चीज़ से सहमत नहीं थी, जिसके जिसके चलते हुए इस जो सम्मेलन का था, लेकिन मतलब सॉरी, सेकंड गोलमेज सम्मेलन के बीच जो वार्ता हुई थी उसका कोई परिणाम निकल करके नहीं आया था। ठीक है, तो उसके बाद सेकंड गोलमेज सम्मेलन से ये वापस आने के बाद इन्होंने ये आंदोलन दोबारा से छेड़ दिया था। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दिया। सम्मेलन की विफलता के बाद गांधी जी ने आंदोलन दोबारा से शुरू कर दिया था। अंतिम समाप्ति कब हुई थी? ये 1934 में इस आंदोलन को आधिकारिक रूप से वापस ले लिया गया था गांधी जी के द्वारा। सही है। अब इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्टली आपसे पूछे जाते हैं। जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस घटना से हुई थी? दांडी मार्च से हुई थी। किससे हुई थी? दांडी मार्च से हुई थी। दांडी मार्च से कब तक चला था? 12 मार्च 1930 से लेकर के 6 अप्रैल 1930 तक दांडी मार्च था। ठीक है, ये याद रखिएगा। वहीं पर हम बात करें तो गांधी जी ने दांडी मार्च के लिए साबरमती आश्रम से कितने अनुयायियों के साथ यात्रा की थी? तो 78 अनुयायियों के साथ मिलकर के यात्रा की थी। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत यानी कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मैंने आपको बताया है, खुदाई खिदमतकार आंदोलन का जो नेतृत्व करने वाले व्यक्ति थे जिनका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, इन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। सही। उसके बाद हम बात करें गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने किस तिथि को दांडी में नमक बनाया था? तो मैंने आपको बताया कि 6 अप्रैल 1930 को नमक बना करके नमक कानून को तोड़ा था। ये दांडी मार्च का ही दांडी मार्च का अंत था। मतलब दांडी मार्च जिस दिन खत्म हुआ था 12 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल 1930 तक। सही। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन के बीच मुख्य अंतर क्या था? मुख्य अंतर ये था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में कानूनों को सक्रिय रूप से तोड़ना शामिल था। क्वेश्चन नंबर 7 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1930 में शुरू हुआ था, ये आपको बता ही दिया है। हाँ, गांधी जी ने साबरमती से दांडी तक की यात्रा कितने दिनों में पूरी की थी? याद रखिएगा, 24 दिन में पूरी की थी। लाल कुर्ती दल सक्रिय कहाँ पर था या किस आंदोलन के दौरान ये सक्रिय था? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सक्रिय था। किसे कहा जाता है लाल कुर्ती दल? खुदाई खिदमतगार आंदोलन के सदस्यों को इसका नेतृत्व करने वाले व्यक्ति कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, धरसाना नामक जो सत्याग्रह था उसका नेतृत्व किसने किया था? तो आपको याद रखना है, सरोजनी नायडू ने। ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, गांधी इरविन समझौते का मुख्य परिणाम क्या निकल करके आया था? गांधी जी के बीच और लॉर्ड इरविन के बीच जो समझौता हुआ था उसका परिणाम निकल करके आया था कि गांधी जी सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए राजी हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 12 है,
सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का बहिष्कार सबसे सफल रहा। यह किस राज्य में सर्वाधिक प्रभावी था? ये था बंगाल में। ठीक है, हाँ, ये हो गया हमारा टॉपिक पूरा सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ा हुआ। अब हम पढ़ते हैं शांति, भूमि और रोटी का नारा किसने दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट नारा था, ये या स्टेटमेंट थी, किसके द्वारा दी गई थी। कंप्लीट इसके पीछे का रीजन व्लादिमीर लेनिन के द्वारा दिया गया था। उनके बारे में भी जानेंगे कुछ इन्फॉर्मेशन, और इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन है उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या है हमारा, शांति, भूमि और रोटी का नारा किसने दिया था। इस हर एक वर्ड का, शांति का, भूमि का और रोटी का अलग अलग मीनिंग है। 1917 की क्रांति को लेकर के बताएंगे, आगे बताएंगे। ठीक है क्या, शांति, भूमि और रोटी का जो प्रसिद्ध नारा था वो व्लादिमीर लेनिन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, यह नारा 1917 की रूसी क्रांति, जिसे वॉल्शेविक क्रांति भी कहा जाता है, उसके दौरान बेहद प्रभावी रहा और इसके माध्यम से लेनिन ने रूसी जनता का समर्थन हासिल किया था। 1917 की जो रूसी क्रांति के दौरान दिया गया नारा था, उनमें से सबसे प्रमुख जो था नारा वो था शांति, भूमि और रोटी का नारा। किसके द्वारा दिया गया था? व्लादिमीर लेनिन के द्वारा दिया गया था। ये चीज याद रखिएगा। एक चीज और बता देता हूँ जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, 1917 की जो रूसी क्रांति है उसे बॉल्शेविक क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। बॉल्शेविक क्या है, उसके बाद में एक वर्ड है मेंशेविक, वो क्या है इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इस नारे के तीन मुख्य भाग हैं। इस नारे के तीन मुख्य भाग हैं जो जनता की बुनियादी मांगों को दर्शाते हैं। जैसे मैंने बताया ना कि अलग अलग वर्ड का अलग अलग मीनिंग है। जैसे शांति का मतलब क्या था? प्रथम विश्व युद्ध में रूस की भागीदारी को समाप्त करना, ये पीस वर्ड का मतलब था। भूमि का क्या मतलब था? जमींदारों से जमीन लेकर उसे गरीब किसानों के बीच बांट दिया जाए। 1917 की क्रांति के दौरान ये लैंड यानी कि भूमि से जुड़ा हुआ शब्द, मतलब भूमि से जुड़ा हुआ। बात करें हम थर्ड शब्द की, यानी कि थर्ड वर्ड की, तो वो है ब्रेड। शहरों में फैले अकाल और भोजन की भारी कमी को दूर करना, ये रोटी का मतलब था। ठीक है, यह नारा बोल्शेविक पार्टी द्वारा उत्पीड़ित जनता, सैनिकों और किसानों को एकजुट करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। ठीक है ना, किसके द्वारा इस्तेमाल किया गया था? व्लादिमीर लेनिन के द्वारा। वैसे बेसिकली यहाँ से यही पूछा जाता है किसके द्वारा दिया गया था, कब दिया गया था? 1917 की रूसी क्रांति के दौरान व्लादिमीर लेनिन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन से पूछें तो ये किसके द्वारा दिया गया था? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किसके द्वारा, मतलब फर्स्ट यही है कि किसके द्वारा शांति, भूमि और रोटी का नारा दिया गया था? तो व्लादिमीर लेनिन के द्वारा। ठीक है, हाँ, 1917 में निर्वासन से लौटने के बाद लेनिन ने बोल्शेविकों को एकजुट करने के लिए यह नारा दिया था। यह नारा किस ऐतिहासिक क्रांति से संबंधित है? तो आपको पता होना चाहिए 1917 की रूसी क्रांति से संबंधित है। अच्छा, इस क्रांति से संबंधित वीडियो मैं एक लेकर के आऊँगा। इससे क्या जितनी भी चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट PYQ से जुड़ी हुई, उन सभी को मैं पढ़ाऊँगा यहाँ पर इसी तरह से। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सॉरी सेकंड है कि ये जो नारा है वो किस ऐतिहासिक क्रांति से संबंधित है? तो आपको पता होना चाहिए 1917 की रूसी क्रांति से। यह नारा रूस की अक्टूबर क्रांति के दौरान बोल्शेविकों का मुख्य वैचारिक आधार बना था। आपको अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, 1917 की क्रांति जो रशियन रेवोल्यूशन बोला जाता है, ये बेसिकली दो क्रांति हुई थी 1917 के अंदर। एक थी फरवरी क्रांति, यानी कि फरवरी क्रांति, ठीक है, और एक थी अक्टूबर क्रांति। ये दोनों ही 1917 में हुई थी। कब? 1917 में। अब इनके पीछे का, फरवरी क्रांति में क्या हुआ था? फरवरी क्रांति में जो राजशाही थी, क्या थी? राजशाही फरवरी क्रांति के थ्रू समाप्त कर दी गई थी रूस से, और उसके बाद फरवरी में जब ये राजशाही समाप्त हो गई थी तो एक अस्थायी सरकार बनाई गई थी रूस के अंदर। ठीक है, उसके बाद एक अक्टूबर क्रांति होती है जिसे बोल्शेविक क्रांति के नाम से जाना जाता है, और इस बोल्शेविक क्रांति के थ्रू क्या कर, जो अस्थायी सरकार बनाई गई थी फरवरी क्रांति के माध्यम से, उसको हटा करके बोल्शेविकों का कब्जा हो जाता है अक्टूबर क्रांति के थ्रू। जो किन्होंने की थी, बोल्शेविकों ने की थी। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैं इससे रिलेटेड भी वीडियो लेकर के आऊँगा, बट आप फिलहाल बेस के लिए याद रखिए। ठीक है, हाँ, एक चीज़, क्वेश्चन नंबर थर्ड है,
हमारा लेनिन के नारे में शांति शब्द का क्या तात्पर्य मैंने आपको बता दिया है, वो चीज़ आपको याद रखनी चाहिए, याद होनी चाहिए कि प्रथम विश्व युद्ध से रूस का बाहर निकलना। ठीक है। रूसी क्रांति के समय रूस का शासक कौन था? तो जार निकोलस तृतीय, ये आपको पता होना चाहिए। जार निकोलस तृतीय रोमानोव राजवंश का अंतिम शासक था, जिसे 1917 की क्रांति के बाद पद छोड़ना पड़ा था। कौन था? जार निकोलस तृतीय। ठीक है ना। रूस के अंदर राजा को जार कहा जाता था, जिसे जार शाही यानी कि राजशाही। ठीक है, याद रखिएगा। हाँ, लेनिन ने अपने क्रांतिकारी विचारों को किस दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत किया था? तो मैं आपको बता देता हूँ, वो थी एप्रिल थीसिस। जब व्लादिमीर लेनिन निर्वासन के बाद जब रूस वापस लौटे थे, तो इन्होंने 3 मांगे रखी थी अपनी। इन्हीं 3 मांगों को एप्रिल थीसिस के नाम से जाना जाता है। अब ये 3 मांगे क्या थी, उनको अगर हम देखें तो इन 3 मांगों में एक तो थी युद्ध की समाप्ति, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जो रूस था वो बहुत ज़्यादा कर्जे में आ गया था, यानी कि उससे बहुत ज़्यादा क्षति हुई थी, जिसकी वजह से जो वहाँ की जनता थी वो चाहती थी कि रूस की जो भागीदारी है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से वो समाप्त हो जाए। जिनमें जिनमें जो व्लादिमीर लेनिन के द्वारा भी ये मांग रखी गई थी अपनी एप्रिल थीसिस में। ठीक है, ये एप्रिल थीसिस कब रखी गई थी? अप्रैल 1917 में, याद रखिएगा। पहली मांग तो थी युद्ध की समाप्ति हो जाए, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से रूस की जो भागीदारी है वो समाप्त हो जाए। और जो सेकंड मांग ये थी कि सारी जमीन जो है वो किसानों को सौंप दी जाए, जमींदारों से छीन करके। ठीक है। और थर्ड मांग ये थी कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो जाए। इसे ही एप्रिल थीसिस के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। ठीक है। एप्रिल थीसिस में कितनी मांगे थी? 3 मांगे थी। किसके द्वारा रखी गई थी? व्लादिमीर लेनिन के द्वारा। कब रखी गई थी? 1917 में, फिनलैंड से वापस आने के बाद, जब उनका निर्वासन कर दिया गया था तो उसके बाद। ठीक है। किस संधि के माध्यम से, हाँ ये भी पूछा जाता है कि किस संधि के माध्यम से जो रूस था वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से अलग हुआ था? इसी एप्रिल थीसिस की मांग जो थी वो थी ब्रेस्ट लिटोवस्की की संधि। इसकी अगर मैं एग्जैक्ट डेट बताऊं तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बन चुका है पहले भी। इसकी एग्जैक्ट डेट पूछी जा चुकी है कि ये संधि किस डेट को हुई थी। तो ये डेट हुई थी 3 मार्च 1918 को ये संधि हुई थी। कब हुई थी? 3 मार्च 1918 को ये संधि हुई थी, जिसे ब्रेस्ट लिटोवस्की की संधि कहा जाता है। इसी संधि के माध्यम से जो रूस था वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से बाहर हो गया था। ठीक है। मार्च 1918 में लेनिन की सरकार ने जर्मनी के साथ ये संधि की थी। किसके साथ की थी संधि? जर्मनी के साथ। जिससे रूस युद्ध से बाहर तो हो गया था, लेकिन उसे अपना बहुत बड़ा क्षेत्र खोना पड़ा था। ठीक है। मतलब पहले तो वो हार ही रहा था, पहले तो उसे क्षति पहुंच ही गई थी, उसके बाद भी उसे बहुत ज़्यादा क्षति झेलनी पड़ी थी। ठीक है। हाँ, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन नंबर 7 है कि रूस की क्रांति के दौरान जो बोल्शेविक शब्द था उसका अर्थ क्या था। अच्छा, 2 शब्द हैं यहाँ पर, एक तो है बोल्शेविक, ठीक है, और एक है मेंशेविक। क्या है? बोल्शेविक और एक मेंशेविक। ये ना एक रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी के नाम से एक पार्टी थी रूस के अंदर। इसमें 1903 के दौरान इस पार्टी में, अच्छा ये अच्छा स्टार्टिंग से बताता हूँ ये क्या था। आई थिंक अगर मैं गलत नहीं तो एक बार चेक कर लेना। 1898 में ये पार्टी बनी थी। कौन सी पार्टी का नाम था? सोशल रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। ठीक है ना। अगर मैं इसकी हिंदी में बात करूं तो रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक मजदूर पार्टी। ठीक है, अगर मैं हिंदी में बात करूं तो ये इसकी स्थापना हुई थी 1898 में। और इसमें अलग अलग लोग थे, यानी कि किसान भी थे, मजदूर भी थे। तो इसमें हुआ क्या, 1903 के दौरान ये पार्टी जो थी ये 2 खेमों में बट गई थी। एक पक्ष था बोल्शेविक पक्ष और एक था मेंशेविक पक्ष। ठीक है। जो बोल्शेविक पक्ष थे वो बहुसंख्यक लोग थे, और जो मेंशेविक पक्ष थे वो अल्पसंख्यक लोग थे। कौन थे? जो बोल्शेविक पक्ष था वो बहुसंख्यक था, बहुसंख्यक मतलब उन लोगों की संख्या ज्यादा थी। और जो मेंशेविक पक्ष था, मेंशेविक पक्ष की जो संख्या थी वो कम थी। बोल्शेविकों को क्या कहा जाता है? तो बहुसंख्यक कहा जाता है। ये याद रखेगा, यही मैं बेस बनाना चाहता था। ठीक है। यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि बोल्शेविक शब्द का अर्थ क्या था।
तो वो था मेजॉरिटी यानी कि बहुसंख्यक। और माइनॉरिटी किसे कहा जाता था? माइनॉरिटीज कहा जाता था मेंशेविक को। किसको? मेंशेविक को। याद रहेगा? हाँ, देखो इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में भी दिया गया है कि जो रूसी सोशल डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी थी या लेबर पार्टी थी, वो दो गुटों में बट गई थी, वेल्शेविक बोल्शेविक और जो बहुमत वाले थे जिसका नेतृत्व व्लादिमीर लेनिन कर रहे थे, और दूसरा पक्ष था मेंशेविक जो अल्पमत वाले थे। ठीक है। हाँ, अब एक चीज़ और जान लेते हैं कि व्लादिमीर लेनिन कौन थे। व्लादिमीर लेनिन जो थे वो सोवियत संघ के संस्थापक थे, एक महान रूसी क्रांतिकारी थे, राजनीतिज्ञ थे। ठीक है। और यूएसएसआर के संस्थापक भी थे। इनकी मुख्य भूमिका क्या रही थी? उन्होंने 1917 की रूसी क्रांति का नेतृत्व किया और दुनिया की पहली जो साम्यवादी सरकार थी वो बनाई थी। कहाँ पर बनी थी ये दुनिया की पहली कम्युनिस्ट सरकार? 1917 में। कहाँ पर? रूस में बनी थी। ठीक है। कहाँ बनी थी? रूस में। याद रखिएगा। जो व्लादिमीर लेनिन थे ये कार्ल मार्क्स के कट्टर अनुयायी थे। उन्होंने मार्क्सवाद को रूस के अनुसार बदला और उन्होंने इस विचारधारा को अपना नाम दिया था लेनिनवाद। ठीक है। प्रसिद्ध नारे के बारे में हमने बात ही कर ली, क्वेश्चन से स्टार्ट किया था। इनका महत्व क्या था? इन्हें आधुनिक रूस का निर्माता माना जाता है, जिन्होंने रूस के अंदर से जारशाही को खत्म किया था। ठीक है। किस क्रांति के तहत? अक्टूबर क्रांति के तहत। याद रखिएगा, जिसके बारे में मैं जिक्र कर चुका हूँ। हाँ, ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। उसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है हमारा न्यूरेमबर्ग कानून। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कानून है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन बना है। ये न्यूरेमबर्ग कानून क्या था? वैसे तो डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ये कब बना था, किसके द्वारा बनाया गया था, क्यों बनाया गया था। अगर हम बात करें तो ये कब बना था? 1935 में ये आया था। एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 15 सितंबर 1935 को नाजी जर्मनी में एडोल्फ हिटलर के द्वारा ये कानून लागू किया गया था। आप जब हिटलर को पढ़ोगे तो काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ने के लिए मिलेंगी, उनमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये न्यूरमबर्ग कानून है। ठीक है। इससे क्या किया गया था? इस कानून के तहत, इस कानून का जो मुख्य उद्देश्य था, जो यहूदी लोग थे उनको जर्मन समाज से कानूनी रूप से अलग करना था। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, ये पिछली बार जो स्टेटमेंट पूछी गई थी इस कानून से जुड़ी गई, ये स्टेटमेंट कुछ इस तरह से थी कि जो किस कानून के तहत यहूदी लोगों की जो जर्मनी की जो नागरिकता थी वो छीन ली गई थी, तो वो यही कानून था, न्यूरेमबर्ग कानून। तो अगर आपसे क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ से ये बनेगा कि किस कानून के तहत यहूदी लोगों से जर्मनी की नागरिकता छीन ली गई थी, तो वो कानून था न्यूरेमबर्ग कानून। ये पहले भी पूछा जा चुका है, कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है। ये बेसिकली ना दो लॉ थे, जो न्यूरेमबर्ग कानून थे ये दो लॉ थे। अगर हम पहले लॉ की बात करें तो द राइट सिटीजनशिप लॉ, इस कानून के तहत केवल जर्मन रक्त वाले लोगों को ही जर्मनी का नागरिक माना गया था और यहूदियों से उनकी नागरिकता भी छीन ली गई थी, जिससे वे वोट देने और सरकारी नौकरी करने के अधिकार से वंचित कर दिए गए थे। ठीक है। उसके बाद हम बात करें जो सेकेंड लॉ था वो था लॉ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ जर्मन, लॉ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ जर्मन ब्लड एंड जर्मन ओनर। इसने जर्मन और यहूदियों के बीच विवाह और शारीरिक संबंधों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यही चीज़। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन वैसे यहाँ से डायरेक्ट यही बनता है कि ऐसा कौन सा कानून था जिसके तहत यहूदी लोगों को जर्मन नागरिकता से वंचित कर दिया गया था, तो वो न्यूरेमबर्ग कानून था। ये याद रखिएगा, यहाँ से डायरेक्ट ये स्टेटमेंट बनती है। ठीक है। हाँ, यहाँ पर ये अच्छा, इस कानून का सोशल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट और देख लीजिए। ये क्या था? यहूदियों को सार्वजनिक पार्कों से, स्कूलों से और अस्पतालों से बाहर कर दिया गया था। उनकी आइडेंटिफिकेशन, उन यहूदियों को जब ये कानून आ गया था तो अपनी पहचान के लिए अपने कपड़ों पर एक पीला स्टार पहनना अनिवार्य कर दिया गया था इस कानून के तहत। और उनके व्यवसाय जो थे वो जब्त कर लिए गए थे, उनके बैंक खाते भी जब्त कर लिए गए थे। किन लोगों के? यहूदी लोगों के। आप सभी को पता है कि जो हिटलर का जो मेन टारगेट था और जो या मेन नस्ल जो थी वो यहूदी लोगों की थी। ठीक है। तो ये हो गई हमारी आज की वीडियो समाप्त। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है इस टॉपिक से जुड़ी हुई, अगर मैंने कुछ गलत भी बोल दिया तो आप मुझे बता देना, हालांकि मैंने सारी चीज़ें सही बोली हैं। ठीक है। हाँ, ये मेरे आज की वीडियो थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक जो तैयारी कर रहे हैं, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो आने वाली अपडेट्स हैं उनसे आप
रूबरू हो सके। अगर आप DSSB TCT SST की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है किस तरीके से तैयारी करनी है, आप XYZ कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली मेरे से व्हाट्सएप पर 7983401982 पर ये मैसेज डाल सकते हैं अपनी क्वेरी। मैं कोशिश करूंगा जितनी जल्दी हो सकेगा आपके क्वेश्चन का आंसर देने की। चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।